बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और आज जैसे कि है सैटरडे और मैं सैटरडे को हमेशा से यही कहती हूँ कि मुझे ये शो जो है कुछ स्पेशल इसलिए भी लगता है कि अगले दिन आपकी ऑफ होती है और आप अच्छे खासे प्लान अपने बना लेते हैं कि आपने वीकेंड कैसे स्पेंड करना है। तो वो लोग जो कि वाकई सैटरडे का इंतज़ार कर रहे होते हैं, अपना वीकेंड प्लान करना चाह रहे होते हैं, तो सभी लोगों को एक मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर अपना वीकेंड प्लान करें, सब चीज़ें प्लानिंग करें, लेकिन प्लानिंग के साथ साथ ये चीज़ें जो है वो आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मौजूदा सिचुएशन है हमारे मुल्क की, कोविड भी है और अगर आप कहीं जा रहे हैं तो फिर अभी शहर में धुंध भी सुबह थी, तो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान से देख कर चलेंगे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेंगे तो आपकी चीज़ें अच्छी तरह से मैनेज हो सकती हैं। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं आज के सवाल से, जो कि हम आपसे सवाल पूछते हैं और रोज़ाना की तरह मैं आपको ये बताती हूँ कि हील्स की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट आपके लिए होता है। तरीका वही है, व्हाट्सएप नंबर हम आपके साथ शेयर करेंगे और सबसे पहले जवाब देने वाले 4 खुशनसीब जो हैं वो हील्स की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त गिफ्ट के हकदार ठहरते हैं। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर होगा। सवाल यह है जी, पाकिस्तान का सबसे पहला खातीन बैंक कायम कब हुआ था, कब किया गया ये बैंक कायम? और कुछ ऑप्शंस हमारे पास हैं। ऑप्शन ए है जी 1948, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1998 और ऑप्शन डी है जी 1992। ये है हमारा आज का सवाल, जो कि मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। पाकिस्तान का सबसे पहला ख्वातीन बैंक कब कायम किया गया? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और इसके साथ साथ टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप जिस पे आपने करना है वो भी आपकी स्क्रीन पर है। 4 लोग जो कि, और सबसे पहले ज़रूरी ये चीज़ है क्योंकि नोमान ने मुझे कहा था ये मेंशन कर दें, जो जवाब दे साथ अपना नाम भी मेंशन करें और प्लीज़ नोमान को वीडियो कॉल मत करें क्योंकि इससे उनकी परेशानी बढ़ जाती है। ये है हमारे आज के क्वेश्चन और इसकी ऑप्शंस भी मैंने आपको बता दी हैं। इसका जवाब आपने देना है और सबसे पहले जवाब देने वाले जो 4 लोग होंगे वो हील्स की तरफ से ज़बरदस्त गिफ्ट के हकदार ठहरेंगे। प्रोग्राम के एंड पर हम उन खुशनसीबों के नामों का ऐलान भी करेंगे और साथ ही साथ इसका जवाब क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आज शहर का टेम्परेचर क्या होगा। जी, तो मैं आपको बताने वाली हूँ पूरे दिन का टेम्परेचर क्या है। तो बढ़ते हैं, सामने हमारे होगा टेम्परेचर, मौसम की सूरत हाल दिन भर कैसी रहेगी वो मैं आपके साथ शेयर करती चलती हूँ। सबसे पहले सुबह 9 बजे से आगाज़ कर लेते हैं। 9 बजे शहर का दर्जा हरारत क्या था? आपके सामने है जी 18 डिग्री सेंटीग्रेड और फॉग थी। मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी धुंध है। जब मैं घर से निकली तो रास्ते में आज तक इतनी धुंध नहीं थी, लेकिन जैसे ही दफ्तर के करीब आई यहाँ पर शदीद धुंध थी। यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ है। कहीं बहुत ज़्यादा धुंध है, एयरपोर्ट और इत्तराफ से भी यही खबरें आ रही हैं। मोटरवे को ऑल्दो ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है लेकिन फिर भी धुंध है। तो ये 9 बजे का टेम्परेचर आपके सामने है। विंड स्पीड थी जी 7 किलोमीटर पर आवर, ह्यूमिडिटी 70% रिकॉर्ड की गई थी। अब आ जाए जी 12 बजे, मौसम कैसा रहेगा? 12 बजे का टेम्परेचर सनी होगा वेदर और 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। विंड स्पीड होगी 11 किलोमीटर पर आवर और ह्यूमिडिटी होगी जी, कम होती ह्यूमिडिटी हमें नजर आ रही है, 49% रिकॉर्ड की जाएगी। नेक्स्ट आ जाए जी 3 बजे, मौसम कैसा रहेगा? सनी और 23 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। इसके साथ विंड स्पीड हमारे पास है 13 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवा चलेगी। ह्यूमिडिटी हमें एक बार फिर से ज्यादा होती नजर आ रही है जो कि 54% रिकॉर्ड की जाएगी। नेक्स्ट आ जाए जी, हमारे पास है शाम 6 बजे का मौसम कैसा रहेगा? टेम्परेचर होगा 19 डिग्री सेंटीग्रेड, वेदर होगा क्लियर और विंड स्पीड होगी 11 किलोमीटर पर आवर और ह्यूमिडिटी 79% रिकॉर्ड की जाएगी। इसके बाद रात 9 बजे मौसम कैसा रहेगा? 17 डिग्री सेंटीग्रेड और मौसम होगा क्लियर। विंड स्पीड होगी 99 किलोमीटर पर आवर, ह्यूमिडिटी हमें ज्यादा होती दिखाई दे रही है, 79% रिकॉर्ड की जाएगी। ये तो था आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, टेम्परेचर क्या होगा आपके साथ हमने शेयर कर दिया। तो आपने आज का दिन किस तरह से प्लान करना है मौसम के हिसाब से वो आप डिसाइड कीजिए। और हम बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। आज की पहली खबर हमारे पास है, यूटिलिटी स्टोर पर चीनी और दालों की किल्लत है, गैर मेयारी बेसन की तैयारी का इंकशाफ भी हुआ है। तरक्याती के बाद तालीमी मंसूबों के फंड्स भी दूसरे शहरों को मुंतकिल, लाहौरिये मुंह तकते रह गए।
शेरामाला गेट फ्लाईओवर मंसूबा भी एतराजात की जद में PC1 वापस भिजवा दिया गया। और खबर यह है कि ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर गुलबर्ग में बिजली की तारें जेरे जमीन मुंतकिल करने पर काम शुरू कर दिया गया है। आज की हमारी टॉप स्टोरीज आपने जान ली, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी सीनियर रिपोर्टर कज़ाफी भट्ट साहब मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? आप बताएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सोच रहा था आप क्वेश्चन पूछ रही थी, आपने गलत क्वेश्चन पूछ लिया। क्यों गलत क्वेश्चन पूछ लिया? ख़वातीन बैंक कब क़याम आया, आपको पूछना ये चाहिए था, होना तो ये चाहिए था। क्वेश्चन ये आता कि पाकिस्तान में तब्दीली कब 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 नहीं आई। अगर भट्ट साहब ये मामला सियासत से दूर रखें, हम सुबह सुबह लोगों को खुश करते हैं तो कि आपने हमारा शो देखना है, हमने आपको जबरदस्त सा गिफ्ट देना है। आप क्या ये चीजें शुरू होने लगी हैं बस। बात सुने, देखे ना उसके ऊपर आप क्वेश्चन वो वाला करती तो लोग ज्यादा देखते, लोग ज्यादा कि यार हाँ ये जरा अच्छा वो भी हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है। लोग हमें अपनी वीडियोस बना के भेजते हैं जो इशू होता है उनके इलाके का, या कोई सजेशन देना चाह रहे होते हैं। रोज ही चलते हैं वो, हम रोज ही चलाते हैं। लेकिन भट्ट साहब लेकिन लोग बड़ा मेंबरशिप बढ़ जाती है अगर आप ये क्वेश्चन पूछती, शर्त लगा लेता हूँ। आयशा नेक्स्ट टाइम भट्ट साहब जो क्वेश्चन कह रहे हैं हम वो रख लेंगे, ठीक है? आप देखिएगा किस तरह फोन कॉल्स आएंगी, वो आपको 4 की बजाय फिर जो है ना वो आपको कोई तकरीबन 100 गिफ्ट हैम्पर्स देने पड़ेंगे। भट्ट साहब आप 10 दिन का प्लान जो है हमारा खराब कर रहे हैं। खैर ये तो ऑन लाइटर नोट चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपके इश्यूज़ जो हैं वो हम डिस्कस करते रहें। एज सच हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही है। आज की पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर यह है यूटिलिटी स्टोर पर चीनी और दालों की किल्लत है, गैर मेयारी बेसन की तैयारी का इंकशाफ भी हुआ है। ऐसे 12 इंकशाफात होते ही रहते हैं। अब आ जाए यूटिलिटी स्टोर जिस मकसद के लिए कायम किए गए थे, वो मकसद तो खैर बहुत अरसे से मैं तो ये कहूँगी कि फौत हो चुका है। यूटिलिटी स्टोर्स अपनी आफादियत खो चुके हैं। टाइम टू टाइम हम आपके साथ ये चीज़ें शेयर करते रहते हैं कि यहाँ पर अशिया की किल्लत है और यहाँ पर लोग जाएं तो क्यों जाएं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट रेट से, आम मार्केट से एज सच आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलता। क्या कहेंगे भट्ट साहब? देखिए फौत नहीं हो चुका, वो मट्टी में मिलके मट्टी अपनी मौत आप मर गए। नहीं वो मौत तो अपनी मर चुका, वो मट्टी में मिलके मट्टी हो गया हुआ है। सही क्या आपने? वो फौत तो बेचारा तो पता नहीं कब का हो गया हुआ, वो शायद पिछली गवर्नमेंट में भी हो गया हुआ था। देखे ना वो आपने सही कहा कि कोई नया इंकशाफ नहीं है कि गैर मियारी बेसन किल्लत। आप असल खबर उसके अंदर ये है कि वजीर आजम साहब ने जो घी की कीमत है उसके अंदर 30 रुपए का इजाफा मजीद कर दिया है। बिल्कुल वो कह रहे हैं कि 30 रुपए और बढ़ाएंगे। तो आप मुझे बताएं, अब यूटिलिटी स्टोर पे चले जाएं, आम करियाने की शॉप पे चले जाएं, या इससे हट के आप बड़े मॉल्स में चले जाएं, यहाँ पे बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स हैं, वहाँ पे भी आपको अब मुझे बताएं रिलीफ कहाँ पर है? वो रिलीफ अच्छा भट्ट साहब होता क्या है जब अशिया की कीमतों में इजाफा होता है तो मतवसत तबका बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि दर्जा दोम जिसको हम कहते हैं ना वो चीज़ें इस्तेमाल करना, क्योंकि सब तो अप टू द मार्क चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं जिस तरह से महंगाई हो रही है। अब दर्जा दोम चीज़ें खरीदने की भी कोई सकत नहीं रखता। अब दर्जा सोम चहारम ये चीज़ें अगर हम खाएंगे तो फिर बीमारियां तो लगेंगी। तो कोई बात नहीं, फिर क्या लगने दे बीमारियां। देखे ना हम डिजर्व करते हैं कि हमें ये बीमारियां लगें। हम जिन लोगों को लेके मैं टॉपिक बदल दूं, ये आप तो पता नहीं क्या अजीब अजीब बातें कह रहे हैं कि बीमारियां लगने तो क्या करूं फिर? आप मुझे बताएं ना, आप मुझे खुद बता दें। सुबह सुबह आप ऐसी खबरें लेके बैठ जाते हैं। मैं क्या करूं? अब खबरें हैं ही ऐसी भाई, मुझे हर रोज महंगाई की खबर, हर रोज महंगाई की खबर। उस महंगाई पर आंखें बुझाने के लिए ये चीजें लेकर आई जाती हैं कि आपको सब्सिडी दी जा रही है। देखे मुझे आप बुलाया करें ना तो फिर आप कोई अच्छी अच्छी खबरें रखा करें, कोई फिल्म। मुझे सिर्फ ये बता दें आप कोई अच्छी खबर देते हैं? मैंने कुछ अच्छा होता है? हाँ मैंने दी है। सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं, मैंने दी है ना। देखे ना सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं ना। चले रहने दो, वो टॉपिक से हम हट जाएंगे। फिर मैं सियासत की, देखे वो बड़ी अच्छी मैंने खबर दी थी कि सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं। 6 PTI ने लेनी है, जो 5 नशिस्तें हैं वो लेनी है मुस्लिम लीग ने। दोनों का आपस में पैचअप है। देखिए कितना अच्छा लाइजन चल रहा है। ये अच्छा लाइजन कहीं और भी हमें नजर आ जाए तो मैं कहती हूँ आवाम का भला हो जाएगा। नजर वो आपको नजर नहीं आएगा, हमें नजर नहीं आता। आम बंदे को नजर नहीं आता, उसके लिए खास चश्मा चाहिए। वो खास चश्मा जब आप लगाएंगी ना तो फिर आपको सारा नजर आएगा। और वो चश्मा, ये खास चश्मा मिलेगा कहाँ से? मुझे सिर्फ ये बता दें। सिर्फ जो सा है ना वो नून लीग वालों को मिलता है, PTI वालों को मिलता है, या जो बाकी दो जो इस किस्म के लोग हैं। एनी हाउ छोड़ें। देखिए
यहाँ पे ये चीजें मिलनी है। आप कह रही हैं दर्जा दोम, चहारम, पंजम भी आ जाएगा। ये लिस्ट एक लंबी है, लंबी लिस्ट बट सब आगे माह मुबारक आ रहा है। वहां पर हम देखते हैं कि ये यूटिलिटी स्टोर हो गए, आपके सस्ते बाजार हो गए, आपके रमजान बाजार लगाए जाते हैं, वहां पर आपको सब्सिडी दी जाती है। तो अभी जो प्लान किया जा रहा है, जो ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड ऐसी बनाई जा रही है कि धड़ाधड़ इजाफा कर दें और बाद में आपके 2-3 रुपए आप कमी कर दें। गैर मेयारी बेसन का इस्तेमाल, बेसन तो माह मुबारक में सभी लोग इस्तेमाल करते हैं और अभी ये तैयारी कर रहे हैं। ऐसे इस्तेमाल होता है बेसन के, जिस तरह आप ना सुबह दोपहर शाम वो डॉक्टर आपको देता है ना बीमारी दवाई, 3 टाइम की खुराक, 3 टाइम की खुराक है, तो वो 3 टाइम ऐसे यूज होता है। देखें ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। अभी ये बिल्कुल प्राइसेस को ऊपर ले जाएंगे। रमज़ान बाज़ारों का इन्होंने प्लान कर लिया कि जी हमने लाहौर शहर के अंदर इतने रमज़ान बाज़ार लगाने हैं। जब वो लग जाएंगे तब आप प्राइस में 1 रुपया 2 रुपए कमी करके कहेंगे देखा जी। और फिर आप मिसालें देते हैं रियासत मदीना की। यस, और आज आपको ज़बरदस्त चीज़ बताऊं, आज समाजी इंसाफ का आलमी दिन है। पता नहीं केड़े केड़े दिन आ गए शांति, क्या भी नहीं पता लगता है, कोई फलां दिन आ गया। आज समाजी इंसाफ का दिन है और आज उसके ऊपर कौन सा इंसाफ, कहाँ का इंसाफ, जहाँ वर्ड इंसाफ लगता है ना बट साहब, जहाँ वर्ड इंसाफ लग जाता है ना वहां से हमारा एतबार उठ गया। हुकूमत ने आज उसके ऊपर मैसेज भी अपना, सिर्फ एक लाइन पढ़ूंगा, एक लाइन, और ने कहा दीन इस्लाम समाजी इंसाफ, मसावत व पुरअमन बकाए बाहमी की तलकीन करता है। ये मैसेज आया है, ये सरकारी मैसेज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये सरकारी मैसेज तो आप खुद सोच लें कि क्या इंसाफ, किधर का इंसाफ, कहां से मिलेगा इंसाफ। आप तैयारी करें, रमजान मुबारक आ रहा है, उसके अंदर आपको पंजम के बाद छठी आ जाएगी, 7वीं आ जाएगी, 8वीं आ जाएगी, इस टाइप की चीजें मिलेगी। यानी अवाम सिर्फ और सिर्फ सब स्टैंडर्ड चीजें खाएगी, बीमार होगी, और बीमार हो के अस्पतालों के हालात क्या हैं वो आपके सामने हैं। तो अल्लाह ताला रहम करे। मैं कहती हूँ कि सिर्फ हुक्मरानों को कुछ सोचने का, झंझोड़ने का वक्त जो है वो मिल जाए, अपनी सोच को एक दफ़ा से देखने का। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अगली खबर जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, और तरक्याती मंसूबों के बाद तालीमी मंसूबों के फंड्स भी दूसरे शहरों को मुंतकिल किए गए हैं। शहर के साथ हम बारहा ये चीज़ कहते हैं, सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है। शहर में जितने तरक्याती मंसूबे थे उनके फंड्स ज़रूरी नहीं समझा गया और दूसरे शहरों को मुंतकिल कर दिए गए। और अब क्या हो रहा है, तालीम जिसके बड़े बड़े दावे किए गए थे और यकसा निसाब तालीम के दावे और नारे लगाए गए थे, स्कूलों में सहूलियात बड़ी बड़ी देने के दावे किए गए थे, अब जो तालीम के लिए फंड्स रखे गए थे उनको मुंतकिल कर दिया गया है दूसरे शहरों में। आया लाहौर में क्या वाकई इनकी ज़रूरत नहीं? दूर दराज शहर के इलाके जो हैं, अगर आप वहाँ पर जाके स्कूलों की हालत ज़ार देख लें और फिर वो दावे देख लें जो किए गए थे कि यकसा निसाब लेकर आया जाएगा, स्कूलों में शाहाना बिल्डिंग्स बना दी जाएंगी, सब पे पानी फिर गया है। जी भट्ट साहब। और क्या ठीक है, जान दे क्या सारा कुछ हमने लेना है, लाहौरिये क्यों आप लाहौरिये जाने दें, बाकी शहरों के अंदर भी, कुछ सरगोदा के अंदर भी काम होने दें, ओकाड़ा के अंदर भी कोई काम होने दें, मंडी बहाउद्दीन के, पिंडी में तो खैर वैसे ज़रूरत कोई नहीं है, पिंडी है सर वो, खैर एनी हाउ, लेकिन यह कि जाने दें, क्या फ़र्क पड़ेगा, उत्थे जाके भी तो पता तो लग जाएगा ना इतों जो फंड लैके गए उत्थे कोई काम किया कि नहीं किया। देखें, मैं पहले दिन से कहता हूँ इनकी तरजीहात ये नहीं है, इनकी तरजीहात कुछ और हैं। सड़कों पे आप चले जाएं तो बड़े बड़े तरक्याती कामों को आप छोड़ दें इस चीज़ को, आप सड़कों पे चले जाएं जहाँ पे खड्डे पड़े हुए वहाँ पे सिर्फ पैच लगा के गुजारा, और वो आप अगर हम उसके डॉक्यूमेंट्स निकलवाएंगे तो उसके अंदर ये पता लगेगा कि इस सड़क के ऊपर एक खतीर रकम खर्च की गई है। अब वो खतीर रकम कहाँ पे खर्च की गई है किसी को नहीं पता। तालीमी इदारों के अंदर आप चले जाएं, इन्होंने कहा जी कि हम तालीमी इदारों के अंदर क्लासेस शुरू करेंगे। अच्छा, अभी आपने एक बात की, यकसा तालीम निसाब की, वो यकसा निसाब और वो लेवल, बट साहब कोविड के दरमियान हमने देख लिया है सरकारी स्कूलों के बच्चे बिल्कुल भी सिफर हो गए, मतलब वो तो ऑनलाइन तालीम हासिल नहीं कर सकते थे और ना उनके लिए कोई ऐसी प्लानिंग एज सच की गई। नहीं, क्या अब नाम लेना मुनासिब है, पता नहीं, यानी कोई कदगर ना लग जाए। चले ऐसे कर देता हूँ, माल केनाल के ऊपर और माल रोड के ऊपर जो वो बड़े बड़े बिल्डिंगों वाले हैं जहाँ पे सिफारिश दरकार होती है या एक बड़ा चेक दरकार होता है लेने के लिए, वहाँ पे यकसा निज़ाम तालीम हो गया है। मदारिस के जो मदारिस हैं, क्या उनके अंदर और जो अंग्रेज़ी पलट बच्चे
है उनके स्कूलों के अंदर यकसन निज़ाम तालीम हो गया। और यार हुआ किसी को पता है, किसी को नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सिर्फ दिखावे के है। तरक्याती फंड्स जो उनसे हैं इन्होंने अभी दिए हैं, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, सेनेट इलेक्शन आ रहे हैं, तो सेनेट इलेक्शन के अंदर आपने लोगों को खुश करना है। देखें कौन कौन से हैं, सरगोदा, ओकाड़ा, मंडी बहाउद्दीन और रावलपिंडी। अब ये फंड्स जो उनसे हैं मैं लाजमी तौर पे इन लोगों के अरकान असेंबली को मिले होंगे जो सेनेट के अंदर, जिनके साथ देखें ना आपने हेरा फेरी करनी है ना चले छोड़े हेरा फेरी, कान पकड़ना है ना, इधर से नहीं ना पकड़ा जा रहा तो यह आता है वो। तो इस तरीके से ये तरक्याती फंड्स उन लोगों के लिए है, ये तरक्याती फंड्स आपके लिए नहीं है, इनके लिए नहीं है, इनके लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, लाहौरियों के लिए नहीं है। लाहौरियों को इन्होंने इग्नोर करना ही करना है। लाहौरियों को ये सजा दे रहे हैं कि लाहौरियों ने जो इनके थोड़े बहुत लोगों को वोट दे दिया, ज्यादातर ने नहीं दिया। लाहौर की जितनी नशिस्तें आप ये देख लें, ये उसकी सजा लाहौरियों को दे रहे हैं। सिर्फ आपको दावे मिलेंगे कागजों के अंदर, तकरीरों के अंदर कि लाहौर के अंदर, अभी आप आगे जाएंगी, अभी आगे एक खबर आ जाएगी इसी से रिलेट के वो वो जो ओवर ब्रिज बनाना है गालबन, बिल्कुल वो। अच्छा भट्ट साहब मुझे ये बताइएगा, खबर में वाज़ेह तौर पर ये भी मेंशन किया गया है मौसर मनसूबाबंदी ना होने से मोबाइल स्कूल, असातिज़ा का तरबियती प्रोग्राम, स्कॉलरशिप प्रोग्राम मुतासर होने का खदशा है। मतलब असातिज़ा का प्रोग्राम मुतासर होगा, आपकी मनसूबाबंदी अच्छी नहीं हो रही। मोबाइल स्कूल तो चले छोड़ दें, ये तो बहुत आगे की बात है, यहाँ तो स्कूल्स में ही सहूलियात नहीं है। अब देखें ना, खदशा नहीं है, ये हो चुका और फिर आपने पकड़ लेना है असातिज़ा को कि वो अच्छा रिजल्ट नहीं लेकर आए हैं। आपने अभी आप एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे थे कि जी के हमने लाहौर के मज़ाफ़ात और इससे हटके जो देहाती इलाके हैं वहां पे हमने स्कूल प्रोग्राम, इंसाफ स्कूल प्रोग्राम शुरू करना है, जहां पे वहीं के असातिज़ा को जॉब्स दी जाएंगी कि वो अपने देहातों के अंदर तलबा की तादाद को बढ़ाएं। जो बच्चे गली मोहल्लों के अंदर वो पिन गोलियां खेड़ते ने, तो एक दूजे नाल खरोट खेड़ते ने, तो होर वो गुल्ली डंडा भी खेड़ते ने, उनको स्कूलों में लेके आए। आप मुझे बताएं कैसे लेके आएंगे आप? फंड तो आप दे नहीं रहे, आपने कह दिया कि खदशा नहीं है, खत्म। तरबियती प्रोग्राम किधर तरबियती प्रोग्राम? जुनेद को बिठा के पूछे कितने तरबियती प्रोग्राम अभी जुनेद तो जो स्कूलों की हालत दिखाते हैं, कहीं पे दीवारें गिरी हैं, कहीं पे फर्नीचर ही नहीं पड़ा हुआ, वॉशरूम नहीं है, वॉशरूम अगर वॉशरूम है तो वहाँ पे पानी नहीं है, क्लासेस तो दूर की बात और है। अच्छा खासा आपके पास कोविड के दरमियान टाइम था कि आप स्कूलों की हालत बदल लें। एग्जैक्टली अच्छा खासा आपके पास बहुत अच्छा वक्त था कि आप इन चीजों को ऑलमोस्ट एक साल से ज्यादा। एग्जैक्टली आप अभी तक उसी चक्कर में फंसे हुए, आपने सारी चीजें लैप्स कर दी हैं। होता क्या ना, विल होती है, जो आप करना चाह रहे हैं वो आप किसी भी हालात में कर लेते हैं, जिसको आपने करना ही नहीं, जो आपके तरजीहात ही नहीं है, उस पर बात करने का कोई फायदा नहीं। तरजीहात है, कितनी दफा समझाया तो है, आप पता नहीं क्यों नहीं समझती हैं। तरजीहात है ना, उनकी तरजीहात हैं तो वो हुकूमत कर रहे हैं, तरजीहात नहीं होंगी ना जब, तो वो हुकूमत नहीं करेंगे। अभी तो तरजीहात, ये वाली चीज़ें ना मैंने समझ ली हैं भट्ट साहब, क्योंकि मैं अगर ये चीज़ें समझ गई तो बस फिर रहने दें, आप छोड़ दें। अगली खबर की तरफ आ जाते हैं जी। शेरांवाला गेट फ्लाईओवर मंसूबा भी एतराज़ात की जद में और PC1 वापस भिजवा दिया गया है। यानी ये वो मसला है, शेरांवाला गेट, अब ऑब्वियसली मैं वहाँ पे रहती भी थी, आना जाना भी बहुत ज़्यादा रहता था, ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा मसला था, और अब इस मंसूबे के अंदर हम देख रहे हैं एतराज़ात ही एतराज़ात हैं। और जब आप एक मंसूबा शुरू कर दें, वहाँ पर आपने थोड़ा बहुत काम किया, उसको अधूरा छोड़ दिया, वो ज़्यादा, मैं तो ये कहूँगी कि अजाब से कम नहीं होता। ट्रैफिक और उसके बाद जिन लोगों का कारोबार वहाँ पर है, शहर की बड़ी आजम क्लॉथ मार्केट है, शेरांवाला गेट के करीब से जितने भी अंदरून शहर के अंदर मार्केट है, लोग वहाँ पर गुजर के जाते हैं, दूसरे शहरों से लोग आते हैं, तो अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये मिस मैनेजमेंट की वजह से किस कदर मसाइल पैदा हो जाते हैं। यानी आप हल निकालने जा रहे हैं और आप दुगना अजाब में मुब्तला कर रहे हैं आवाम को। आई डोंट नो कि ये जो प्लानिंग है, नाकिस मनसूबाबंदी है, इस पर जो एतराज़ात हैं, अब ये कब हल होंगे, इस पर हम बात करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और ख़बर हमारे पास ये है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हमने बात की थी कि तालीम के साथ क्या किया गया, और अब हालात ये हैं कि शहर के जो मंसूबे जिनको अधूरा छोड़ दिया गया था, जिन पर काम शुरू किया जाना है, उनके साथ क्या किया जा रहा है। शेरांवाला गेट फ्लाईओवर मंसूबा है जो कि एतराज़ात की जद में आ गया है, इसका PC1 वापस भिजवा दिया गया है।
अब यहाँ पर इस मंसूबे की कितनी अशद ज़रूरत है इसका अंदाज़ा तो आप सभी लोगों को होगा जो लोग लाहौर में रहते हैं और सफ़र करते हैं, क्योंकि इर्द गिर्द अगर हम देखें रेलवे स्टेशन है, फिर उसके बाद दाता दरबार से जो ट्रैफिक आती है, यहाँ पर कारोबारी हब बड़ा बड़ा है, जैसे कि ऑटो पार्ट मार्केट बादामी बाग है, आजम क्लॉथ मार्केट का मैंने जिक्र किया, शालम मार्केट जिन लोगों ने जाना है यहाँ से गुजर के जाना है, तो शदीद ट्रैफिक और शदीद किस्म का जो जहनी तनाव है ना वो इन वजूहात की वजह से बनता है। बट साहब बहुत सुकून से बैठ के ना मेरी बात सुन रहे हैं, यानी सोच रहे हैं कि उन्होंने कहना क्या है। जी बट साहब। नहीं कहना तो मैंने कुछ नहीं है मेरे पास। आप ये तो नहीं कहने वाले ये भी सब ठीक हो रहा है? मेरे पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं, इस यानी कि मेरे अल्फाज ख़त्म हो गए। लेकिन चलें फिर भी, चूँकि अब शो भी तो करना है ना। अब देखें ना, शेरा वाला गेट कोई इंसान थोड़ी बसते हैं, वहाँ पे इंसान थोड़ी है, वहाँ से वोट ज्यादा नून लीग को पड़ते हैं इसलिए। आप सियासत की तरफ मुझे नहीं, मैं सियासत की तरफ नहीं जा रही। आपने कहा हाँ वहाँ तो जरूरत। वो पहले मेराज कह रहा था थोड़ी देर पहले, तो मैंने उसको कहा कि वो उसने कहा क्लीन स्वीप कर गया जी नून लीग फला फला। मैं कहा सियासत की बात नहीं करनी है। देखिए एक स्टोरी पे रहे आप यहाँ, और ये सही बात है, वहाँ पे इंसान थोड़ी है, वहाँ पे लोग कोई रिस्क हलाल थोड़ी कमाने जाते हैं। देखिए इंसान बसते हैं, आप माइनस कर रहे हैं, इंसान बसते हैं ये गुलबर्ग के एरिया के अंदर, जहाँ पे लोग जहाँ पे ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर के नाम पे आप वहाँ पे मजीद इकदामात उठाने लगे, उसको मजीद साफ करेंगे। और अंदरून शहर में लटकती तारों का जितना बड़ा मसला है, आज तक ना उस पे किसी ने बातचीत की। खुदा ना खास्ता बड़े बड़े वाकयात भी व्हाट्सएप रिपोर्ट हुए हैं। आप ब्यूटिफिकेशन कहाँ करने जा रहे हैं? गुलबर्ग, जहां पर पहले ही जरूरत नहीं है, जहां पर ऑलरेडी सब चीजें बड़ी अच्छे तरीके से मैनेज हैं, कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो मैनेज हैं। ब्यूटिफिकेशन वाली स्टोरी पे भी आते हैं, बट पहले नहीं, मैं इसको इसी के साथ रिलेट करूंगा। देखिए ये हमारे फोटोग्राफर शिराज ने एक तस्वीर इस स्टोरी के बिल्कुल साथ लगी हुई है कि मेहनत का फर्नीचर वाली गाड़ी लेके आ रहा है। ये इस तरह के लोग हैं जो इस एरिया के अंदर काम करते हैं, दिहाड़ीदार, कि जिसको काम मिलेगा। ठीक है, आप वहां पे चले जाएं, अगर आप वहां पे ट्रैफिक के अंदर फंस गई हैं तो फिर आप वहीं पर हैं। साथ मिस्री शाह अंडरपास है, बन गया मिस्री शाह अंडरपास? बिल्कुल है आपके नॉलेज में? बिल्कुल नहीं। मैं तो लास्ट टाइम गया था तो मैं तो एक मोरिया पुल का काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। आप ये देखें, वो शहबाज शरीफ साहब ने शुरू कराया था, उसी की बात कर रहा हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताएं, ये दोनों चीजें बिल्कुल साथ साथ हैं। वहां पे ट्रैफिक का हजूम जो उनसे है वो इतना ज्यादा फंसा होता है कि इनको एहसास ही नहीं है। एहसास इसलिए नहीं है कि इनमें से कोई वहां पे रहता नहीं और है। आप यकीन माने बारिश के दिनों में, बारिश के 10-15 दिन बाद आप वहां जाने का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। आप रूटीन में तस्वुर नहीं कर सकते है ना। आप अभी चली जाइए, वहां पे आप जाके देखिए तो वहां पे सूरत हाल क्या है। अभी इस वक्त 11 बज रहे हैं, आप चले जाएं, अगर आप वहां से आप 5 से 10 मिनट में निकल जाएं ट्रैफिक में से, तो जो आप सजा देंगी मैं लेने के लिए तैयार हूं। वहां पे मेहनत कश, इतना ज्यादा मेहनत कश है। आपने वैसे मैं बचपन से वहां रह रही हूँ, अब आके घर चेंज हुआ तो ये मसले बहुत अरसे से चल रहे हैं। ये देखें, ये सारी चीजें अंदरून साइड पर हैं। रंगमहल, शाह आलम मार्केट, ये इधर आप मिस्री शाह चले जाएं, शेरा वाला गेट, अच्छा ये सारा वो एरिया है जो असल लाहौर है। असल लाहौर है, यहाँ से आते हैं, यहाँ पर आपकी वॉल्ट सिटी आसपास है जितनी बड़ी तादाद में। और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब तो खुद सियाहत के फरोग की बात करते हैं, तो वो लोग जिन्होंने शाही किला जाना है, जिन्होंने मस्जिद वजीर खान जाना है, जिन्होंने मीरार पाकिस्तान जाना है, वो वहां जाकर सिर्फ मुझे अच्छी तरह याद है कि एक ये शेरा वाला, अगर आप शेरा वाला देखें, आप वहां पे रह के आएंगे, किले की जो दीवार है, वो ये पूरे किले की दीवार इस तरह इसके साथ पूरी आती है। कई जगह से मस्मार हो गई, वहाँ पे दुकानें बन गई हुई हैं, निकलने का रास्ता नहीं। आप मुझे बताएं, खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई मिसहैप हो जाए, वहाँ पे एम्बुलेंस जा सकती है? बिल्कुल नहीं। वहाँ पे पैदल नहीं आप क्रॉस कर सकते हैं। आप कहते हैं जी कि हमारे पास हम PC1 वापस भिजवा दिए। और बट साहब वहाँ पर बेहंगम ट्रैफिक, तजावुजात, रेड़ीबान, ये मसले ऐड कर देते हैं। तो सर आप देखें ना, आपने एक फौज जफर मौज, आप फिर मुझे घसीट, मैं नहीं आना चाह रहा। मैं नहीं सियासत की तरफ लेके जा रहा। सियासत की तरफ नहीं, ट्रैफिक की तरफ आप लेंगे। बेहंगम ट्रैफिक की आपने बात की, वहाँ पे आपको 1 या 2 के अलावा कभी गौर कर लीजिएगा जाके, ट्रैफिक कांस्टेबल नजर नहीं आएगा, वो भी साइड पे खड़ा होगा। आजकल तो वैसे ही उनकी मौजें लगी हुई है ना
कि हर चौक में आप चले जाएं, हर 1 किलोमीटर के बाद 2 वार्डन खड़े होंगे, सिर्फ चलान काट रहे होंगे, भाड़ में जाए ट्रैफिक, फंसी या जांदी जिधरों मर्जी निकल जाए, सिर्फ वो चलान काट रहे होंगे। आपकी जब टीम आई हुई थी, हर 100 गज के बाद एक ट्रैफिक कांस्टेबल खड़ा था, हर 100 गज के बाद, ऐसे ही है, हर 100 गज के बाद। तो ये जी हर 100 गज के बाद इस पूरे एरिया के अंदर जितने ट्रैफिक कांस्टेबल खड़े थे, आप मुझे बताएं क्या ये शहर की सड़कों को कंट्रोल करने के लिए नहीं है? आप पीएसएल के दौरान देखिएगा कहां से ट्रैफिक के हालात क्या होंगे और किन शाहराहों पर आपको ट्रैफिक वार्डन्स नजर आएंगे। आप ढोल बजाते हैं धनाधन, हमारे लोगों ने बट साहब मैं वैसे हक में हूँ, किसके? ये जो मैचेस वगैरह होते हैं होने चाहिए, बट सब हर तरफ फ्रस्ट्रेशन है, लोग परेशान हैं। नहीं तो आप मैचेस करा के ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर देती हैं। आप कजाफी स्टेडियम पूरे का पूरा बंद कर देती हैं। कितने लोग वहां पे काम करते हैं, मुझे बताएं, कितने लोग बेरोजगार हो जाते हैं? और कितनी देर पहले का बंद कर देते हैं? ये भी तो देखें ना, कितने लोग बेरोजगार। अच्छा, उसके साथ जो आपकी सारी ट्रैफिक स्टक हो जाती है, एम्बुलेंस फंस जाती हैं, जिस बंदे आई एग्री, क्योंकि ये ट्रैफिक में स्टक होने की अजियत जो है सर, मैंने ऐसे पीएसएल मैचेस को या ऐसी टीमों को चाटना है जो मेरे रिस्क की राह में रुकावट बन रही हैं। मुझे बताएं मैंने क्या करना है? गुस्सा आ गया? नहीं बट साहब, गुस्सा नहीं आया, मैं बात कर रहा हूँ। आप मैचेस करवाएं, आप मैच नहीं देखते? मैं नहीं देखता, इस वजह से सिर्फ कसम से मैंने देखना जाके भी नहीं देखते, कसम से देखना छोड़ दिया। मैं इसकी बजाय कार्टून लगा के देखना ज्यादा मुनासिब समझता हूँ। अब तो बात ही खत्म कर दी है बट मैं आपको सर, ये क्रिकेट के खिलाफ साजिश है। ये क्रिकेट देखें, लाहौर के अंदर वो कहते थे इट पुटो तो क्रिकेटर है, यानी कि ये मिसाल दी जाती थी। मैं खुद क्रिकेट खेलता रहा हूँ गली मोहल्लों के अंदर, ग्राउंड्स के अंदर। आपने ग्राउंड्स खत्म कर दिए जहाँ पे बंदा क्रिकेट, संडे वाले दिन लोगों ने क्रिकेट खेलनी होती है, आपको पता है कितनी कितनी दूर जाते हैं। बिल्कुल सही वो रायवेंड के पास कोई प्लॉट उन्होंने ढूंढा होगा, वहां पे जाके क्रिकेट खेल रहे होंगे। वो रायवेंड रोड के ऊपर कोई ढूंढ रहा होगा, कोई मुल्तान रोड के ऊपर प्लॉट। सर, लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन आपने अपने इन इंतजामात की वजह से लोगों को क्रिकेट से मुतनफर कर दिया। बिल्कुल, कोई लोग, हर बंदा साथ इतनी इतनी बड़ी गालियां निकालता है, कसम खुदा की। आप कभी खड़ी हो जाए ट्रैफिक के अंदर, लोग लिटरली गालियां निकाल रहे होते हैं कि यार है की करनी है ऐसी। शेरा वाला गेट आप चले जाएं, वहां पे क्या है, ट्रैफिक आपसे कंट्रोल नहीं होती है, फ्लाईओवर आपने खत्म कर दिया है, अंडरपास आपसे बना नहीं है, पता नहीं। चले, ये तो इतनी सारी नाकिस मनसूबाबंदी थी, इसमें एक और चीज ऐड कर लेते हैं। फंड्स की अदम दस्तयाबी और 115 नए अराजी रिकॉर्ड सेंटर का मनसूबा मजीद 2 साल से ताखीर का शिकार है। ये जरूरी नहीं है बट साहब, अब देख लें, मैंने खबरें ऐसी ढूंढी हैं कि उस पर हमें बात करनी चाहिए। और ये अराजी सेंटर मुझे बता दीजिएगा, इस पे जरूरत नहीं है 2 साल से ताखीर का शिकार। आप सारी चीजें, अब सारी खबरें ऐसी ही आएंगी, फलां चीज भी ताखीर का शिकार होगी, फलां चीज। और बट साहब की प्रेडिक्शन जो है ना वो गलत नहीं होती है। पहले खबरें आती थी, हम ये हो रहा है, ये हो जाएगा, ये होने जा रहा है। अब खबरें आएंगी, फलां मंसूबा भी ताखीर का शिकार हो गया, फलां मंसूबे का PC1 जो है वापिस हो गया। क्यों आएंगी? अब ये जो ईयर है, इस ईयर के एंड के ऊपर अगला साल इलेक्शन का साल, तो अब ये चीजें आएंगी। अब आप, उम्मीद तो खैर पहले भी कोई नहीं थी, लेकिन फिर भी आप उम्मीद पर कायम रहे। अच्छा, आपने एक खबर नहीं, चले छोड़े रहने दे, मैं एक खबर देख रहा था, इसके अंदर ना एक बड़ी जबरदस्त किस्म की खबर थी। वो खबर थी कि कुत्तों के काटने के वाकयात में इजाफा हो गया, एंटी स्ट्रे डॉग कमेटी बेसूद हो गई। अब मुझे समझ नहीं लग रही थी ये कुत्ते कहाँ से आ गए हैं, वह समझने से कासिर हूँ अभी तक। ये कुत्तों के काटने में वाकयात के अंदर इजाफा होता जा रहा है, अब समझ नहीं लग रहा। बड़ा सीरियस इशू है, बहुत सीरियस इशू है। अच्छा, बहुत ज्यादा सीरियस इशू है, ना करें सीरियसली। इस वाकयात को हम रिपोर्ट भी करते रहे हैं, राव साहब हमें बताते भी रहे। मुझे पता है वो हम वाकयात, आप पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, मुझे ब्रेक की तरफ जाने दे, ये ज्यादा बेहतर होगा। आयशा, ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि भट्ट साहब जो है ना वो कुछ और बात करना चाह रहे थे। हमने जब ब्रेक से वापस आना है तो हमने डिस्कस करना है ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट। थोड़ी थोड़ी देर बाद जाग के ब्यूटिफिकेशन याद आ जाती है, लेकिन क्यों इन 4 शाहराहों को, मॉडल शाहराहों को ही प्रेफर किया जाता है, बाकी लाहौर क्या हमारा नहीं है? खैर, गुलबर्ग में तारे जो हैं, बेहंगम तारे, उन्हें ज़ेर ज़मीन किया जा रहा है, लेकिन जहां पर जरूरत है, जहां पर बड़े बड़े वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, वहां ज्यादा जरूरी है ये काम करना या फिर पोश इलाकों में? डिस्कस करते हैं आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक। खबर ये है जी, ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट जिसके तहत प्लानिंग ये की गई थी कि शहर को खूबसूरत बनाया जाएगा और इसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में इसका आगाज़ किया गया और किया ये गया था कि जितनी भी बेहंगम तारें थी उनको ज़ेर ज़मीन करने का अमल शुरू किया गया। उस दौर की भी अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली ये काम शुरू किया गया था पोश इलाकों से, वहां पर ब्यूटिफिकेशन पर जोर दिया जा रहा था। अगेन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, क्या अंदरून शहर का इलाका जहां पर हम बारहा बात करते हैं सियाहत को फरोग देने की, जहां पर विजिटर्स आते हैं, वहां क्या ब्यूटिफिकेशन की जरूरत नहीं है? शहर के दूर दराज इलाके जहां पर लोग बेचारे इस वक्त इस तरह से जिंदगी बसर कर रहे हैं कि दुहाइयां दे रहे हैं कि उनका सीवरेज ही ठीक करा दे, वहां पर ब्यूटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ 4 शाहराहों को, 3 शाहराहों को पकड़ के ब्यूटिफिकेशन का नाम दे दिया है और अपनी तशहीर आप करने जा रहे हैं कि आप शहर को खूबसूरत बना रहे हैं। क्या कहेंगे भट्ट साहब? देखिए, वो मैं तो पहले ही कह चुका कि इस अंदरून शहर के अंदर इंसान नहीं बसते। सिंपल बात, अगर इंसान बसते होते तो वहाँ पर ये अमल सबसे पहले शुरू किया जाता। आपका लाहौर जो है वो असल लाहौर ये है, तारीखी विरसा है। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ, एक सीज़न, अंग्रेजी सीज़न था गेम ऑफ थ्रोन्स का, उसके अंदर जितने सेट लगाए गए या जितने भी थे, हालांकि वो उनकी कुछ उसके अंदर तारीखी जगह भी थी और कुछ उन्होंने खुद जो क्रिएट की, उन्होंने उसको एक शहर के तौर पे सारा बना दिया। लोग वहाँ पे जाते हैं, विजिट करते हैं, यानी कि उस विरसे को देखने के लिए। हमारे पास तो हमारा ओरिजिनल विरसा है, ओरिजिनल विरसा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम कहते हैं कि हम उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं यकीनी बना सकते। बट साहब, मॉल रोड पर जितनी बिल्डिंग्स थी उनकी रेनोवेशन की बात की जा रही थी, वो भी ब्यूटिफिकेशन के अंडर ही आ रही थी। अभी चलते हैं किसी डॉल्फिन को हम भेजते हैं कि भाई वहां से हमें 2 क्लिप बना के भेजते हैं, आपको पता लग जाएगा कि ये डॉल्फिन, आई एम सॉरी टू से, लोग गलत ना समझे, वो वाली नहीं है, हमारी अपनी डॉल्फिन है जो कि बर वक्त पहुंचती है। एग्जैक्टली, ये नहीं लोगों को पता लग गया है। हमारे डॉल्फिन जब शहर में घूमते हैं ना तो लोगों को पता लगता है कि भाई सिटी 42 की डॉल्फिन फिर रही है। बिल्कुल सही। और एक एक चीज पे नजर है। आप ये देखें, हर दफा आप जब देखेंगे आप यही बात आती है, गुलबर्ग के अंदर फलां काम हो रहा है, माल रोड की फलां सड़क के ऊपर काम हो रहा है, केनाल रोड पे काम हो रहा है। वो यार शाह आलम मार्केट, रंग महल, मियो हॉस्पिटल, आप ये देखें, आपको याद होगा लास्ट टाइम जब शाह आलम मार्केट के अंदर इंसिडेंट हुआ आग लगने का, हलाकत हुई, कितना नुकसान हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या वहां से एम्बुलेंस, आपको पता है शाह आलम मार्केट से रंग महल से मियो हॉस्पिटल का फासला कितनी देर का है? बिल्कुल कुछ ही सेकंड्स का है, बिल्कुल कुछ सेकंड्स का है, लेकिन आप वहां से आधे पौने घंटे के अंदर वहां तक नहीं जा सकते। फिर मसाइल है ना बट साहब, हम जहाँ पर बात करते हैं कि वहाँ पर गलियां तंग हैं, फिर तजावुजात बेहंगम हैं, ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है। सर वहाँ पे बिजली की तारें देखें, मैं आपको बताऊं, गोरे को लाके उस जगह का विजिट करवाया जाए ना, मैं आपको बताऊं वो हैरत से मर जाएगा देख के, वो हैरत से मर जाएगा। वो मौजे पे यकीन करेगा कि ये पाकिस्तान के अंदर वाकई जीता जागता मौजा है कि लोग जिस तरीके से इस तारों के गुच्छों के दुकानों के ऊपर गिरे हुए हैं, घरों के अंदर से गुजर के जा रहे हैं, घरों के अंदर से गुजर के जा रहे हैं। यानी कि क्या गवर्नमेंट को, पिछली गवर्नमेंट को भी और इस गवर्नमेंट को भी ये नजर नहीं आता, सारी ब्यूटिफिकेशन जो है वो इधर ही करनी है। और ब्यूटिफिकेशन के तहत अगर आप कहीं पर ज़ेरे जमीन तारें करने का काम शुरू भी कर रहे हैं तो आपने सिलेक्ट कौन सा इलाका किया है? गुलबर्ग, जहां पर मुश्किल से ही आपको बट साहब कोई तारें ऐसी बेहंगम नजर आ रही। माफी दे दें, अल्लाह की कसम माफी दे दें, मत करें इस तरह के काम। मैं आपको बताऊं, लोग ना राह चलते अपने जिन लोगों को ये मुंतखब करते हैं, वो वक्त आने वाला राह चलते लोगों को, इन लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। लोग इतने तंग हो गए। सही कह रहे हैं। अच्छा, और सबसे हैरान कुन बात, ये तारे ज़ेरे जमीन करने पर लाखों रुपए लागत आएगी। सर आप मुझे तो खैर पता नहीं है, सिप्रा साहब ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। लाजमी बात, अगर आपने तारे ज़ेरे जमीन डालनी है तो आप खुदाई भी करेंगे, और फिर आप उसको वहां पे वैसे का वैसे छोड़ के चले जाएंगे, फिर ट्रैफिक हादसात भी होंगे। नहीं, फिर सबसे दिलचस्प बात यह है, आप खुदाई करने के बाद उसकी लेपा पोती करके चले जाएंगे, थोड़े दिनों बाद वहां पे खड्डा पड़ जाएगा। वो नहीं, खड्डा तो वो पड़ेगा ही पड़ेगा। वासा को याद आ जाएगा यहाँ पे जो है ना, ये चूंकि खुदाई की गई थी, इसकी वजह से सीवरेज का निजाम मुतासिर हो गया, वो आके फिर खुदाई। अच्छा, फिर किसी दुकान का कोई इशू आ जाएगा, वो लाएगा 4 बंदे, वो फिर वहां से खुदाई शुरू कर देगा। यानी कि आप एक लंबा बिखेड़ा जो है ना वो शुरू कर देंगे। लेकिन
खुदा के लिए ब्यूटिफिकेशन जो सी है सारी गुलबर्ग के नाल पे नहीं है, असल ब्यूटिफिकेशन जो सी है आपकी इनसाइड लाहौर। बिल्कुल, और ये चीज डिस्कस करने का मकसद भी ये था कि कम से कम जगाया जाए, बताया जाए कि असल में ब्यूटिफिकेशन की कहाँ जरूरत है। थैंक यू सो मच बट साहब, बहुत ये इसको मत जगाएं, ये बहुत जरूरी काम से सो रहे हैं। ये शहजाद रॉय का जो है ना ये डायलॉग और बड़ा अच्छा गाना है, ये बड़े जरूरी काम से सो रहे हैं। अगर आपने इनको उठाया ना तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। जी, तो नाज़रीन भट्ट साहब ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। खैर, मैंने यहाँ पे आज आपसे ये चीज जरूर मेंशन करनी थी कि आज का वीडियो मैसेज जो है वो हम मिस कर रहे हैं क्योंकि टाइम की कमी है। तो आपने अपना वीडियो मैसेज जरूर भेजना है, इंशाल्लाह मंडे को हम जरूर उसको ऑन एयर भी करेंगे। आप कोई मसला या फिर कोई सजेशन जो है वो हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो हम शामिल करेंगे। नाज़रीन, अभी जाना है मुझे ब्रेक की तरफ। आप जानिएगा न्यूज हेडलाइंस, नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन पर है जिस पे आपने अपना जवाब देना है। एंड पे हम जो है वो आंसर भी चलाएंगे। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और जैसे ही न्यूज़ की ब्रेक आती है, आप हेडलाइंस जानते हैं, तो मैं ज़रा न्यूज़ रूम का चक्कर लगाने चली जाती हूँ कि देखें जी न्यूज़ की तैयारी किस तरह से हो रही है। और फिर जैसी ब्रेक खत्म होती है तो हम यहाँ पर हाजिर हो जाते हैं आपको ज्वाइन करने के लिए। अभी मैं एक बार फिर से वो क्वेश्चन रिपीट करने वाली हूँ जो कि आज का हमारा सवाल था, ताकि लोग हमें जो है इसका जवाब दे सकें। और अभी तो बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर दे भी दिया है, लेकिन दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ। पाकिस्तान का सबसे पहला खातीन बैंक कब कायम किया गया था? व्हाट्सएप नंबर और इसकी ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, नहीं बल्कि कॉल नहीं करनी, सॉरी, आपने हमें व्हाट्सएप मैसेज करना है और हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ जी। 1948 और 1989, 1998, 1992 ये ऑप्शंस हैं और दुरुस्त जवाब आप देकर हील्स की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के गिफ्ट का हकदार आप बन सकते हैं जी। तो नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल हमने अब जाननी है प्रोग्राम के इस हिस्से में, तो जान लेते हैं आज का मौसम कैसा रहेगा। मौसम की सूरत हाल जब हम बात करते हैं तो टेम्परेचर तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर ही दिया है कि शहर का पूरे दिन का टेम्परेचर कैसा रहेगा। ज़रूरी ये चीज़ है कि हमने देखना है कि इस वक्त मौसम कैसा है और साथ ही साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो हम चलते हैं सादिया की तरफ, सादिया हमारे साथ होगी, उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त मौसम शहर का कैसा है। सादिया बताइएगा, वीकेंड है, क्या प्रेडिक्शन की जा रही है, आज का मौसम कैसा है, कल संडे को मौसम कैसा रहेगा? देन मैं एयर क्वालिटी की तरफ भी आऊँगी, उस पर हम बात करते हैं। फिलहाल मौसम बताइए कैसा है। जी हाँ, बिल्कुल, आज वीकेंड है और बहुत से लोग जो हैं अपना जो सैर व तफरीह का प्लान है वो भी तरतीब दे रहे होंगे। ज़ाहिर सी बात है, इस मौसम में आपको मज़ा तो आता है कि आप अपनी छुट्टी जो है अपने दोस्तों के साथ बाहर जाके एंजॉय करें, क्योंकि वैसे ये बाहर का मौसम है, दिन के औकात में सूरज निकलने की वजह से हल्की सी तपिश का एहसास होता है, सर्द हवाएँ चलने की वजह से जो मौसम है उसका खुशगवार मज़ीद अच्छा हो जाता है। तो आज अगर हम लाहौर के मौसम की बात करते हैं तो दिन के औकात में ख़ासकर मतला खुश्क रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 21 से 22 रहने के इम्कान है। रात के टेम्परेचर में हमने ये देखा है कि इजाफा महसूस किया जा रहा है, गर्मी का एहसास बढ़ने लगा है और रात के औकात में जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 9 से 12 है। तो महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आज लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके जो हैं वो धुंध की लपेट में रहेंगे। उसके साथ साथ दिन के औकात में मौसम जो है वो खुश्क रहेगा और आने वाले दिनों के हवाले से भी महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है खासकर लाहौर में किसी किस्म की बारिश नहीं है और हवाएं अगर चलती हैं तो हो सकता है कि फ़ज़ा में कुछ बेहतरी देखने को। ठीक है जी, फ़ज़ा में कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी। सादिया, आपके पीछे बड़े लोग मैं देख रही हूँ, तस्वीर लड़कियां खास तौर पर स्पेशली आके बना रही हैं। तो लोग जो कि बाहर आ रहे हैं, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, कुछ एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। कहीं पर आप चले जाएं स्मॉग बहुत ज़्यादा है, कहीं पर थोड़ा सा आपको वेदर क्लियर लगता है। तो ये स्मॉग की सिचुएशन बताइएगा। और जो लोग इस टाइम विजिट करने आए हैं, जेलानी पार्क में सादिया मौजूद हैं, क्या कहते हैं लोग मौसम के हवाले से? ना बिल्कुल, महकमा माहौलियात जो है वो इस चीज़ को कल एडमिट कर चुका है कि लाहौर में धुंध के साथ स्मोग है। इससे पहले हमने ये देखा था कि महकमा माहौलियात की जानिब से कहा यह जा रहा था कि ये सिर्फ धुंध है। महकमा मौसमियात ने भी कहा था कि ये आलूदगी है, धुंध के साथ जो वो मिलकर स्मोग में कन्वर्ट हो रही है। तो कल महकमा माहौलियात की जानिब से ये कहा गया है कि लाहौर जो है वो संगीन किस्म की आलूदगी के मसाइल से गुजर रहा है। और आज भी अगर हम बात करते हैं लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो सुबह के औकात में जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया हुआ 270 था। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं स्मोक सीजन की, तो हमने ये देखा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो है वो दुरानिया होता है स्मोक का और काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इकदाम जो है वो किए जाते हैं ताकि ये 3 माह जो है वो अच्छे गुजर जाएँ। लेकिन इस साल जो है
एक नया सीज़न हमें देखने को मिल रहा है कि स्मोक का सीज़न जो है वो 5 माह के दौरानिए पर मुश्तमिल है। फरवरी के महीने में खासकर अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मौसमियाती तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, बारिशें भी होती हैं और इसके साथ साथ हवाएं भी चलती हैं, टेम्परेचर जो है वो अच्छा रहता है। लेकिन इस स्मोक की वजह से मौसम और जो माहौल है वो बुरी तरह मुतासिर हो रहा है और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि बारिशें नहीं है और महकमा माहौलियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि स्मोक और जो लाहौर की खासकर आलूदगी है इससे तभी छुटकारा मिलेगा अगर यहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं या बारिश हो जाती है। तो महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में तो खैर कोई बारिश नहीं है। मार्च के पहले हफ्ते में कहा यह जा रहा है एक छोटा सा सिस्टम जो है वो लाहौर समेत पंजाब को हिट करके गुजरेगा। अगर तो बारिश हो जाती है तो हो सकता है कि लाहौर की एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें कुछ हद तक बेहतरी देखने में आए। तो हम तो दुआ गो हैं कि बारिश हो और एयर क्वालिटी इंडेक्स में कुछ बेहतरी देखने में आए, क्योंकि मौसम की तब्दीलियां जो हैं ये वाकई अब इंसानी सेहत पर भी असरअंदाज हो रही हैं। बहुत सारे लोग ऑब्वियसली कोरोना की वजह से जहां पर परेशान है वहां पर ये स्मॉग की वजह से भी नाक, कान और गले के बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो लोगों की परेशानी इसमें बढ़ती चली जा रही है। तो प्रेडिक्शन जैसे कि सादिया बता रही थी कि मार्च के आगाज में बारिशों के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। सादिया, थैंक यू सो मच। मैं तो आपको ये भी नहीं कह सकती कि आप जिलानी पार्क में हैं तो खूब इंजॉय कीजिए, क्योंकि वाकई ये मौसम की वजह से कुछ प्रॉब्लम जो है वो शहरियों को फेस भी करनी पड़ी है। तो एहतियात कीजिए सभी लोग जो कि घरों से बाहर निकले। जिलानी पार्क में भी जो लोग आए हैं या कल संडे है आप प्लान कर रहे हैं तो एहतियात के साथ आपने जहां भी जाना है जाना है। एक बार फिर से सादिया, थैंक यू सो मच, आपने डिटेल में मौसम की सूरत में आगाह किया। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं हमारे सेगमेंट्स, जिसमें सबसे पहले हमारे पास हैं जी आज डिफरेंट मोबाइल रेट्स। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपने मोबाइल खरीदना है तो कौन कौन से मोबाइल आज हमारे सामने हैं आपको दिखा देते हैं जी। इन्फिनिक्स नोट 5 मोबाइल है और अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो इसकी प्राइस क्या है, 37,899 रुपए में ये मोबाइल आप खरीद सकते हैं। कुछ डिटेल्स इस मोबाइल की मैं आपके साथ शेयर कर दूं। रैम है इसकी 4GB और इसकी मेमोरी है जी 128GB। नेक्स्ट मोबाइल की तरफ आ जाते हैं जी। नेक्स्ट मोबाइल कौन सा है, इन्फिनिक्स 08 मोबाइल है, 34,999 रुपए इसकी प्राइस है। रैम है 4GB और मेमोरी है 64GB। इसके बाद जी मोबाइल कौन सा है जी, इन्फिनिक्स नोट 8 मोबाइल, 29,999 रुपए इसकी प्राइस है। रैम है इसकी 4GB, मेमोरी है 128GB। और उमर को मैं अक्सर कहती हूँ कि मुझे नेक्स्ट मोबाइल जहाँ पर ख़त्म हो जाए बता दे, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में आगे बढ़ती रहती हूँ। इन्फिनिक्स S4 मोबाइल है, 22,999 रुपए इसकी प्राइस है। रैम है इसकी 3GB और इसकी मेमोरी है 64GB। इसके बाद चलते हैं और आई थिंक दिस इज़ द लास्ट वन। इन्फिनिक्स 04 मोबाइल है, प्राइस है इसकी 15,500 रुपये और रैम है इसकी 2GB, मेमोरी है 32GB। तो ये हमारे पास मोबाइल थे जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो ये एंड वाला मोबाइल मेरे ख्याल से उमर आप ले सकते हैं, इतनी मेमोरी में आपका गुजारा हो जाएगा, क्योंकि कम काम करने वालों के लिए यही मोबाइल ठीक है जी। तो ये थे हमारे पास मोबाइल रेट्स। आगे बढ़ते हैं, सब्जियों के रेट क्या है ये हम जानते हैं आज के भाव में। फाहद मौजूद हैं मार्केट में, उनकी तरफ चलते हैं। फाहद, बताइए कौन कौन सी सब्जी है जिसकी कीमत में इजाफा हुआ है और रेट्स क्या हैं? जी, टाउनशिप इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर जो मौसमी सब्जियाँ हैं उनकी कीमतों में अच्छी खासी कमी देखने को मिल रही है। जो यहाँ पर सब्जी खरीदने के लिए शहरी आ रहे हैं उनकी जानिब से भी जो है वो मिला जुला रुझान ही सामने आ रहा है सब्जियों के बारे में। अगर बात की जाए सब्जियों की, जो मौसमी सब्जियाँ हैं जिसमें मटर, शलजम, पालक, गाजर और मूली आती है, उनकी जो कीमतें हैं, गाजर यहाँ पर 15 से 20 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि पालक जो है वो 15 से 20 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि शलजम जो है वो 20 से 25 रुपये किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं और मटर जो है वो 35 से 40 रुपये किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि मूंगरे जो है वो 70 से 80 रुपये किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। गोभी जो है वो 20 से 25 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। उसके अलावा जो यहाँ पर गैर मौसमी सब्जियाँ हैं जिसके अंदर तकरीबन जो है वो बैंगन आते हैं या दूसरी सब्जियाँ आती हैं, उनकी कीमतों में जो है वो थोड़ा सा इजाफा देखा गया है। बैंगन तकरीबन 40 से 50 रुपये किलो में यहाँ पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि मसाला जात जो हैं उनकी कीमतों में अच्छी खासी हमें जो है वो अच्छा खासा इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अदरक जो है वो 270 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है यहाँ पर, जबकि लहसुन जो है वो 170 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है और टमाटर जो है वो 40 से 50 रुपये किलो में यहाँ पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। उसके अलावा आलू जो है वो 25 से 30 रुपये किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सब्ज़ी खरीदने के लिए शहरी आ रहे हैं उनका ये कहना है कि जहाँ पर सब्जियों की कीमतों में कमी की गई है, वहीं पर सब्जियों में मसाला जात की भी
कीमतों में कमी की जाए ताकि उन लोगों को सब्जियां खरीदने में आसानी हो। थैंक यू सो मच फाहद, सब्जियों की कीमतें आपने हमें बताई। और अब हमारे पास है मीट रेट ज़ैनत शॉप पे, अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आप खरीद सकते हैं जी। बीफ पर केजी आपको मिलेगा 450 रुपए किलो में, और बीफ मिन्स आप खरीद सकते हैं 565 रुपीज़ पर केजी में। इसके बाद आ जाइए जी, मटन पर केजी 1150 रुपए मिलेगा, और मटन मिन्स आप खरीद सकते हैं 1390 रुपए में। चिकन के रेट क्या हैं? गवर्नमेंट रेट के मुताबिक, जिसको सरकारी रेट भी कहा जाता है, अगर आप मार्केट में जाएंगे तो जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 221 रुपए में, और इसका बना हुआ गोश्त आप खरीद सकते हैं 320 रुपए किलो में। इंटरैक्टिव की तरफ मैं चलती हूँ, और एग रेट्स क्या है मार्केट में वो मैं आपको बता देती हूँ जी। एग रेट हमारे पास हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आ जाती है रिटेल प्राइस, और रिटेल प्राइस के मुताबिक 149 रुपीज़ में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। इसके बाद जी होलसेल पर अगर आप जाएंगे तो 2 रुपये आप अपने बचा सकते हैं, और 147 रुपीज़ 147 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए, अगर आप गोरमे पे जा रहे हैं तो गोरमे से 148 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। ये तो थे हमारे पास तमाम तर रेट्स जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, और आपको पता चल जाता है कि मार्केट में किस किस रेट पर कौन कौन सी चीज़ जो है वो अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, और सेगमेंट है हमारा बचत बाजार। बचत आप किस तरह से कर सकते हैं ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि वीकेंड पे बहुत सारे लोग प्लान ये करते हैं कि उन्होंने शॉपिंग करने के लिए जाना है। तो सेल्स कहाँ कहाँ लगी हैं? सबसे पहले है हमारे पास निशात लीलन, यहाँ पर अगर आप जाएंगे अप टू 70% ऑफ है। सना सफीनाज है नेक्स्ट ब्रांड, अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर भी अप टू 50% ऑफ है। जे डॉट पे अगर आप जा रहे हैं अप टू 50% ऑफ है। और इसके बाद बीच ट्री है ब्रांड, जहां पर अगर आप जाएंगे तो यहां पर भी आपको मिलेगा अप टू 50% ऑफ। सेल्स आपने जान ली, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जान लेते हैं माल का हाल। करेंसी रेट्स क्या हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। जी तो नाज़रीन, माल का हाल आपने जान लिया, करेंसी रेट्स आपके साथ हमने शेयर किए हैं। मुझे जाना है ब्रेक की तरफ, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले क्योंकि पीएसएल का मेला आज से बाकायदा तौर पर सजने जा रहा है, तो इस मेले को तड़का म्यूजिक का कैसे लगेगा ये हम बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही रहिएगा। पीएसएल का मेला तो सजने को तैयार है, जहां पर शायकीन क्रिकेट जो हैं वो पुरजोश हैं, वहीं पर हमारे फनकार भी मैदान में हैं और मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं, तमाम तर टीमों को खुशामदीद कह रहे हैं। हर किसी ने अपने मुनफरिद अंदाज में कहा है, तो मेगा का ये मुनफरिद अंदाज तो आपने देख ही लिया है। हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं मेगा, उनसे जान लेते हैं ये मुनफरिद अंदाज उन्हें किस तरह से ख्याल आया कि उन्होंने भी टीम को इस तरह से सपोर्ट करना है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी आवाज़ और फिर गाने की अक्सबंदी भी क्या ज़बरदस्त हुई है। तो हम मेगा को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का बड़ा करम आपके सामने। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, फनकार, अदाकार और गुलकार हम समझते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, आप तो स्पोर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट लेती हैं। क्योंकि देखिए पाकिस्तान में जितने भी इवेंट्स होते हैं और बीइंग अ पाकिस्तानी एम्बेसडर, क्योंकि जो भी फनकार होता है वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो मैं हमेशा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। तो इस हवाले से जो भी पाकिस्तान में इवेंट्स होते हैं, चाहे माशाल्लाह वो ईद आती है या बसंत का त्यौहार जैसे मनाया जाता था, और अब हम PSL के इस इवेंट को लाइक फेस्टिवल ही इसको मना रहे हैं। और जब PSL 6 अनाउंस हुआ, और ये माशाल्लाह सबसे जो मेरे लिए खुशी की बात है कि ये सारा का सारा पाकिस्तान में और मैच शुरू होने से पहले आपने
बाकी फेस्टिवल बना दिया, बन गया, मेला सच गया ना। तो बस यही मैं समझती हूँ कि जो फनकार काम करे, जो आइडिया उसकी टीम कंसीव करती है और हम जो मेहनत करते हैं, क्योंकि आप सिर्फ कैमरे के आगे की मेहनत देखते हैं, इससे पहले ये 3 मिनट के गाने के पीछे बहुत मेहनत है और ये एक दिन का काम नहीं होता। इसमें राउंड, और ये हमने बहुत आनंद फानंद किया है और बहुत जल्दी में किया, लेकिन उसके बावजूद अच्छा, PSL पे और भी बहुत सारे सॉन्ग आए हैं, आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको भी कुछ गाना है और मैदान में उतरना है? सच बताऊं? हाँ जरूर। जब मैंने देखा कि ऑफिशियल गाना जब रिलीज हुआ, उससे पहले मेरा कोई माइंड नहीं था, सच्ची बात ये है। तो बहुत ज़्यादा मैंने उसके रिएक्शंस देखे, हालांकि मैं इस कंट्रोवर्शियल बात में पढ़ना नहीं चाहती, क्योंकि हर बंदे की अपनी पसंद नापसंद है और बेसिकली मुझे वो गाना बहुत पसंद है, क्योंकि जिस अंदाज से उन फनकारों ने गाया उनका यही अंदाज है। तो ये पब्लिक पर है कि वो उसको कैसे रिएक्ट करते हैं, किसी को अच्छा लगा, किसी को बुरा लगा। देन आई डिसाइड कि मैंने भी कुछ PSL पर, क्योंकि ये मेरा इवेंट है, ये मेरे पाकिस्तान के इवेंट है और मैं पाकिस्तानी एक मुहब्बे वतन एक शहरी भी हूँ, तो मैंने कहा कि मैंने इसमें लाजमी अपनी पार्टिसिपेशन करनी है। तो मैंने सडनली अपनी टीम को बुलाया, मैंने कहा आ जाएं जी, अब वक्त आन पहुंचा है कुछ करने का, कुछ मेला सजाने का। और पॉजिटिवली देखिए, हमने अल्लाह माफ करे कभी किसी के लिए कोई ऐसी नेगेटिविटी रख के ज़हन में नहीं किया कि ये किसी के लिए नहीं, ये मेरे लिए है और ये मेरे पाकिस्तान के लिए और मेरे पाकिस्तान के लोगों के लिए। और जिस तरह से आपने गाया है, जिस तरह से आपने गाया है, सभी लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, बिल्कुल। और स्पेशली मैं यहाँ पर हाँ जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, हाफिज ज़ीशान साहब का, जिसका ताल्लुक PHA से है और इसमें बहुत सारे लोगों की मुआवनत शामिल रही, मेरी फैमिली की सपोर्ट रही। और हम ओरिजिनल गुजरांवाला स्टेडियम में सुबह 5 बजे फॉग में गए। आपको पता है इस वक्त लाहौर में आजकल तो अच्छी खासी फॉग है, ट्रैवल करना मुश्किल है, अपनी जान को दांव पे लगा कर लेकिन वो जज्बा था ना, कुछ जज्बा था। और मैं अकेली नहीं, मेरी पूरी टीम, एक एक बंदा वो इस तरीके से वहां पर पहुंचा सुबह 5 बजे के, और उससे पहले वहां पर ऑफिशियल्स हमारे मौजूद थे। मैं इस बात को अप्रिशिएट इसलिए करना चाह रही हूँ कि जब तक आप पूरी टीम के साथ नहीं चलते आप कामयाब नहीं होते। अच्छा, गाने के अल्फाज भी बहुत खूबसूरत है, किसने लिखा है? बड़ा जोशो खरोश से भरपूर है। इसका म्यूजिक दिया है अजीम अमीन साहब ने और इसके लिरिक्स जो लिखे हैं वो हिजर खयात मून साहब ने दी, जिनका ताल्लुक मुल्तान से है। और हमने बड़े ही जोशो जज्बे से इसको फिल्माया। उसकी कोरियोग्राफी जैसे आपने देखी है कितनी कलरफुल है, वकास अली और ज़ीशान अली जानू ने की है। और बस बड़ा ही मजा आया। और बड़ी मेरी जो टीम है शुरू से ही वो लोग हमारे साथ हैं और हम काम कर रहे हैं। और मुझे अच्छा, मुझे आपका मकसद बिल्कुल समझ आ गया कि वतन से मोहब्बत और इवेंट से मोहब्बत और एक मेले का समा बनाने के लिए आपने गाया। लेकिन जब आप कुछ गाते हैं, ऑलरेडी उस पर लोगों ने काम किया है, तो फिर आपका एक वो होता है ना कि मुकाबले वाली बात भी हो जाती है कि हु इज द बेस्ट। तो ये सोचा था कि मैंने जो पहले गा चुके हैं उनसे अच्छा भी गा के दिखाना है। असल में हम तो हर काम में मेहनत करते हैं, क्योंकि कोई भी काम जब आप सामने लेकर आते हैं तो उसमें तो ये नहीं कि हम कोई कच्चा काम ले आएंगे या जो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, हम परफेक्शन के साथ ही लेकर आते हैं। लेकिन ये हमारे लोगों पर डिपेंड करता है कि उनको पसंद क्या आता है। बिल्कुल। और दिलजोई से हम तो लोगों का फीडबैक कैसा रहा, मुझे ये भी बता दें। बहुत अच्छा रहा। जैसा कि आपने देखा सोशल मीडिया पे इसको रिलीज कर दिया गया है, मेघा जी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, मेघा जी ऑफिशियल फेसबुक पेज, और इसको बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। और ये मुख्तलिफ दीगर वेबसाइट से भी इसको ऑनर किया गया है। और सोशल मीडिया का दौर है जी, और इससे डर भी बड़ा लगता है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, मैं 1 मिनट नहीं लगाते। बिल्कुल आपने सही कहा, हाथ हौला रखना। सही। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, मेघा की एक जो पहचान बनी वो एक्टिंग से बनी। लोग बहुत ज्यादा आपके काम को पसंद भी करते थे और माशाल्लाह से बहुत नाम भी आपने कमाया। ये एक्टिंग से सिंगिंग का सफर कैसे शुरू कर लिया? हाँ जी, ये भी एक लंबी दास्तान है, कहाँ तक सुनोगे कहाँ तक सुनाऊं, क्योंकि आर्टिस्ट जो होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ करने की जुस्तजू में रहता है, यू नो दैट। और अभी भी एक नया दिन होता है तो एक नई सोच होती है और एक नया जज्बा होता है। हम कहते हैं कि आज ये करके दिखाना है। तो एक रूटीन से जब हम काम कर रहे हों तो उसमें कुछ वैरायटी लाने के लिए हर आर्टिस्ट की ख्वाहिश होती है कि यार मैं कुछ नया करूं। जब मैंने स्टेज को क्विट किया तो मैंने कहा कि नहीं यार, आई हैव टू डू समथिंग न्यू, नो, जो कि मेरे ऑडियंस के लिए भी नया हो और मेरे लिए भी नया हो। तो फिर मैंने सिंगिंग की तरफ थोड़ा सा रुझान किया और बड़ी मेहनत की यार, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी चीज आसान नहीं है। और गाना तो वाकई बहुत मुश्किल। कहते हैं ना कि अगर तुझे गाना आता है तो गाना, अगर नहीं आता तो गाना। तो ये बहुत मुश्किल आपने सही डिफाइन किया है। तो क्या प्रैक्टिस की बाकायदा तौर पर सीखना शुरू किया और ये पता था कि अच्छा गा लेंगी?
देखिए, वैसे तो हर बंदे को पता होता है कि वो क्या कर सकता है, तो मुझे अपनी एबिलिटीज़ का पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं किस हद तक जा सकती हूँ। तो ना तो मैंने कभी किसी से मुकाबला लगाया कि जी मैंने बहुत ठुमरियाँ गानी है या मैंने बहुत ज़्यादा क्लासिकल में जाना है, बिल्कुल नहीं। मैंने एक अपना जो मेरा स्टाइल है लाइक भंगड़ा, और इसमें आप कह लें कि सॉफ्ट जो गाने हैं उसमें रहकर मैं बहुत अच्छा नहीं तो मैं अच्छा ज़रूर गा लूँ। सही। तो मुझे ये बताएं, सीखना शुरू किया माशाल्लाह से, फिर आपके गाने भी हमने देखे बहुत ही ज़बरदस्त, तो अभी क्या समझती हैं कि वाकई सीखना है और फिर सिंगिंग को आगे लेके चलना है और कुछ डिफरेंट भी करना है? साथ साथ सीख भी रहे हैं, डेली प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, अराउंड 2 आवर्स तो लग ही जाते हैं, पता ही नहीं चलता। मुख्तलिफ गानों की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और अब तारिक ताफ़ो साहब का नाम यहाँ पर मैं लाजमी लूँगी, जिनकी वजह से एज ए सिंगर मुझे एक्नॉलेज किया गया, बहुत मेहनत की उन्होंने। और उसके बाद उस्ताद इलाही बख्श साहब हैं, ज़हीर रिजवी साहब हैं, मतलब मुझे अपने उस्तादों से बहुत प्यार है। और कहते हैं ना कि बाद बा मुराद, और आगे की आपको समझदार है। अच्छा किया आपने आगे फुल स्टॉप ही लगा दिया है। खैर, इंस्पिरेशन म्यूजिक में कौन है? जब आप गाना शुरू करते हैं तो कोई ऐसी आवाज़ होती है जिससे आप इंस्पायर होते हैं और आप कहते हैं कि मैंने इस तरह का गाना? देखिए जी, जब बचपन से ही एक आवाज़ सुनने को मिली और जिस पर दिल और जो एक रूह थी वो थिड़कती थी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो चीज़ आपके सोल में ना हुआ वो कर नहीं सकते, और ये आपका गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं। और म्यूज़िक से मेरा प्यार जो है वो मेरे ब्लड में शामिल है, क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो ऑलमोस्ट सारी शोबिस से ही है। तो मैडम नूरजहां जिन होश संभालते जिनके गाने सुने, तो मैं समझती हूँ कि वो एक ऐसी शख्सियत है कि जिनको सुन के इंसान वैसे ही झूमने पर मजबूर हो जाता है। और उनके गाने, और फिर बचपन से ही उनको सुन के उनके गानों पे डांस कर करके, और फिर उन्हीं के गानों पर अपना लोहा भी मनवाया और लोगों ने इतना पसंद किया, तो मेरा ख्याल है शी इज़ माय आइडियल। बिल्कुल। और मैडम का तो अपना ही एक स्टाइल भी था जिसको सभी लोग पसंद भी करते थे, उनकी एक पर्सनालिटी का, और हम जैसों के लिए समझे कि वो इतना वास्ट चीज़ें छोड़ गई हैं कि हम उसी को गाते रहें, उसी की प्रैक्टिस करते रहें, तो शायद लोग हमें भी सुनना उनको भी अच्छा लगे कि यार ये अच्छा गा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। अब हमने आना है कि मेघा क्रिकेट का शौक किस तरह से रखती हैं। गाना तो गा लिया, तो मैच देखने का भी प्लान है, इस पर हम बात करेंगे और गाना भी सुनेंगे। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं गुलकारा और अदाकारा मेघा, जिनसे हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मेघा, मैच के लिए आपने ज़बरदस्त गाना तो गा लिया, कितना इंटरेस्ट है? स्टेडियम जाती है मैच देखने के लिए? जी बिल्कुल, एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ था जब लास्ट इस कोरोना से पहले जो PSL के फाइनल हुए थे उसमें मैं गई थी, बड़ा मज़ा आया था, क्योंकि क्राउड में मैच देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। और जो उस वक्त एनर्जी थी क्राउड की, और ओ माय गॉड की चौको छक्कों पे नारे भी लगाते। ओ हो, अब इतने नारे मैं रात को खुद लगा चुकी हूँ, क्योंकि मेरे गाने की लॉन्चिंग थी कि बस दिल करता है कि पाकिस्तान ही पाकिस्तान नजर आए पूरी दुनिया में, और कोई भी। अच्छा, किसी स्पेसिफिक टीम को सपोर्ट भी कर रही हैं कि आपकी सपोर्ट सब टीमों के साथ है? देखिए, एज एन फनकार मैं तो PSL को सपोर्ट कर रही हूँ कि PSL का इवेंट इतना अच्छा हो कि पूरी दुनिया में ये पाकिस्तान का जो मुस्बत चेहरा है वो सबको नजर आए, और हम हमारे जो ग्राउंड्स हैं वो इसी तरह आबाद रहें, और जो हमारे हॉस्पिटल हैं ये वीरान हो जाए, और हमारे जो ग्राउंड्स हैं ये आबाद हो जाएं। और हम सब स्पोर्ट्स से प्यार करते हैं, स्पेशली हम क्रिकेट लवर बहुत ज़्यादा हैं, और जिस तरह क्रिकेट का जुनून सर चढ़ के बोलता है कि हम हार को भी इंजॉय कर रहे होते हैं। और माशाल्लाह लाहौरी ऐसा अंदाज होता है कि जिंदा दिल के वो हार को भी इस जश्न से मनाते हैं कि चलो यार फिर क्या हुआ, फिर जीत जाएंगे। तो फिर जब जीत का जश्न हो तो वो तो फिर पूरी दुनिया देखती है। मुझे ये बताइएगा, PSL के लिए आपने स्पेशली गाना भी गाया, आपकी पूरी टीम जिसका आपने जिक्र भी किया, तो जब गाना गा रही थी तब जोशो जज्बा कैसा था? और वो कुछ इवेंट जो आपने पूरा ऑर्गेनाइज किया गाने के लिए, जो तैयारी की, उसके बारे में मुझे बताइएगा। माहौल बनाना बड़ा ज़रूरी होता है। वो इसलिए मैं आपको बताऊं कि मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि जब आप काम करते हैं तो आपको एप्रिसिएशन मिलती है, क्योंकि मुझे ये कहा गया कि आपने थोड़ा लेट किया है, अगर आप इसको पहले करते तो शायद यही जो ऑफिशियल सॉन्ग होता। तो मैं समझती हूँ ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो तैयारी हमने इस तरह की कि आनन फानन मैंने अपनी टीम को कहा कि जी आ जाओ, हमने कुछ करके दिखाना है। तो मेरी टीम दिन रात उसमें लग गई, और हमने विद इन 2 डेज़ में गाने को फाइनल किया, जो वोकल था उसको रेडी किया। उसके बाद फिर एक दिन में हमने पूरा कॉस्ट्यूम्स जो हमारे आर्टिस्ट थे उनके रेडी किए, मैंने अपने रेडी किए, और फिर
वेन्यू, जो सबसे मुश्किल था ना वो था वेन्यू, क्योंकि शॉर्ट टाइम में आपको पता है कोई भी चीज़ आसानी से मिलती नहीं है। तो बस ये मैं फिर कहूँगी कि जो हमारे ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरी पूरी टीम का, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जी। और इन सबकी मेहनत के बाद ये ज़बरदस्त सा गाना जो है वो आप देख सकते हैं। मुझे ये बताइएगा, सिंगिंग भी चल रही है, एक्टिंग आपने कहा कि अभी आप अपने सोशल मीडिया हैंडलर्स पे बड़ी एक्टिव हैं, और फिर जो बहुत ज़बरदस्त चीज़ मुझे आपने ऑफ द कैमरा बताई, मैं वो यहाँ पर मेंशन भी करना चाहूँगी, चुलबुली मेगा तो है ही, ख़वातीन के लिए आप आवाज़ उठाती हैं, ये किस तरह से आपने प्लान किया कि ख़वातीन के लिए भी कुछ करना है? जी बिल्कुल, आपको पता है एक्टिंग का जुनून तो सर चढ़ के बोलता है, वो ख़त्म नहीं होता। तो इसी हवाले से मेरा शो बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, चुलबुली मेघा के नाम से। उसके साथ साथ मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, औरत राज। अच्छा। चूंकि मैं खातून हूँ, आप एक खातून है, और माशाल्लाह हम पाकिस्तान की 50% आबादी को प्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए अच्छे चेहरे तो सामने आ जाते हैं, लेकिन जो बिहाइंड चीज़ें हैं वो सामने नहीं आती। और मैं समझती हूँ कि मेरी खुशकिस्मती है कि हमें लोग पहचानते हैं, जानते हैं, हमारी आवाज़ सुनते हैं। तो मैंने खुद को हमेशा जिम्मेदारी से कहा है अपने आप को कि मैंने हमेशा कुछ करना है अपने लिए भी और अपने लोगों के लिए भी। तो इंशाल्लाह ख़वातीन के लिए मैं एक बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट लेकर आ रही हूँ, जिसमें हम ख़वातीन के हवाले से हर चीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें एजुकेशन है, उनकी हेल्थ है, उनके मसाइल हैं। यानी मेलों की रौनकें भी मेघा रहेंगी और इसके साथ साथ लोगों के दिल भी जीतती रहेंगी इस तरह लोगों के बारे में सोच के। तो आई मस्ट से कि बहुत अच्छी चीज़ें आप जो है वो लेके चल रही हैं। अल्लाह ताला इसमें आपको मजीद कामयाबियाँ दे। थैंक यू सो मच। जाते जाते कुछ गुनगुना दे मेले का। आज क्रिकेट का मेला सजेगा, जैसा कि सज गया है, हो आज छक्के पे छक्का लगेगा, सीटी बजेगी, खेल जमेगा, भंगड़े डाल के सुर और ताल से, खुशियों से देश मेरा हंसेगा। PSL 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 का मेला सजेगा। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। थैंक यू सो मच मेघा, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबसे भी गुजारिश है कि इस गाने को जरूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा मेघा जी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, मेघा से हमने गुफ्तगू भी की। आई होप आपको गाने की तरह मेघा का ये भी अंदाज पसंद आया होगा। हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। वीकेंड का शो हम कुछ इस तरह से प्लान करते हैं कि बहुत सारी संजीदा बातें जो हैं वो हम पूरा हफ्ता करते रहते हैं। मुस्कुराहटें बिखेरना भी बहुत बड़ा सदका जारिया है। और फिर जो लोग इतनी सारी टेंशन ज़्यादा लाइफ में ये सब कुछ कर रहे होते हैं, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रहे होते हैं और लोगों के लिए मुस्कुराहट का बायस बन रहे होते हैं, मेरे ख्याल से वो लोग बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे होते हैं। और लोगों को हंसाना बहुत ज़्यादा आज के दौर में मुश्किल हो चुका है। अब सोशल मीडिया का दौर है, इतनी सारी चीज़ें आपके पास होती हैं कि अच्छा काम डिसाइड करना और वाकई एक्चुअली जो एंटरटेनमेंट का बाइस बने वो चीज़ें सामने लेकर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, एक मुकाबला सा बन चुका हुआ है। तो हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एक मेहमान मौजूद हैं, कॉमेडियन हैं जिनका काम आपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर देखा होगा। और जहाँ मैं बात कर रही हूँ मुस्कुराहटें बिखेरने की, तो बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में लोगों के चेहरों पर ये मुस्कुराहटें बिखेरते हैं। हमारे आज के मेहमान, तारुफ मैं आपके साथ कराऊंगी जी, गफ्फार लहरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आना चाहते यूसुफ जी कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का करम, बड़ा शुक्र है। एवन अच्छा, ये बड़ा मुश्किल होता है लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरना, और वो भी आजकल के दौर में जब सोशल मीडिया पर आपको हर जगह आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट, फनकार ही फनकार, कॉमेडियन नजर आ रहे हैं। अपनी एक होता है ना पहचान बनाना मुश्किल होता जा रहा है। पहचान देखिए जी, पहचान होती है अपने काम से। मुझे किसी का ना डर है ना खौफ है ना किसी कॉमेडियन का। मेरे पास अपना काम है और मुझे 36 साल हो गए काम करते हुए, और आज फिर मेरा नया दिन है। मैं सबसे पहले तो सिटी 42 का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे बुलाया, मुझे इस काबिल समझा। मैं हमेशा मीडिया है तो हम है, वरना मीडिया नहीं हम कुछ भी नहीं। बिल्कुल। हाँ, तो बात ये कॉमेडी के, ये जो कॉमेडी है ये अपने अंदर के लोगों के आंसू चुरा कर ना हम लोगों को खुशियाँ बांटते हैं। सही, और ये बहुत अच्छा काम आप करते हैं। अच्छा, हर चीज़ एक प्लान की जाती है, जिस तरह हम अपना शो प्लान करते हैं कि कल के शो के लिए हमने ये करना है, एक प्रॉपर रन डाउन बनाया जाता है कि इस तरह से हमने चीज़ें लेके चलनी है। आप किस तरह से अपना तमाम ये चीज़ें प्लान करते हैं? क्या जुमले पहले से डिसाइड किए जाते हैं, प्लान किया जाता है कि ये सब चीज़ें करनी? हाँ जी बिल्कुल जी, हम बिल्कुल प्लान होता है। तो इसमें हम नई चीज़ें बनाते हैं। जैसे कि मैं एक अब नया आइटम तैयार कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आपके ये चैनल में कहने लगा हूँ कि मिस्टर बीन और मिस्टर चार्ली और मिस्टर जोकर, अच्छा, ये तीनों को ये तो बहुत ही फेवरेट किरदार हैं लोगों के। ये मैं हमेशा एक नया काम सोचता हूँ। अल्लाह ने मुझे 2 आर्ट बड़े बहुत ही ज़बरदस्त दिए। एक दुनिया का कोई भी गाना हो
मैं उसके साथ वही रिदम बजाऊंगा जो लगा हुआ है, जबरदस्त। और 6-6 घंटे बजा सकता हूँ। सीरियसली 6 घंटे? हाँ जी, कोई भी गाना हो, मुगलई, कारवा, दादरा, जुगताल, एक ताला, तीन ताला, कोई भी हो। आप एक चाइना का ताला ना समझ लें तो बात तो ये बेअंतहा। और एक फेस, 1 से लेके 50 तक फेस को चेंज करना, ये मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। ये अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की ताकत से। आप कहें तो मैं आपको म्यूजिक सुना सकता हूँ, कोई भी। म्यूजिक की तरफ आएंगे, मुझे पहले मिस्टर बीन की एक्टिंग करके दिखाएं। मिस्टर बीन सुनते हैं। मिस्टर बीन के अच्छा, क्लोज फ्रेम बनवा लें ताकि हमारे देखने वाले भी ठीक तरह से देख सके। मिस्टर बीन उसके 3 फेस हैं मिस्टर बीन के। मिस्टर बीन के 3 फेस, एक सोचने का, एक गुस्से का और एक खुशी का। अब ये मिस्टर बीन सोच रहा है, ये सोच रहा है मिस्टर बीन। एग्जैक्टली सेम। अब ये गुस्से में आएगा। अब ये खुशी में आएगा, आपको मुकम्मल मिस्टर बीन नजर आएगा। मिस्टर बीन, सीरियसली ये दिस इज एक्चुअली सेम। कैसे प्रैक्टिस करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। देखा, मैं मिस्टर बीन तो नहीं था ना, मगर मैंने उनसे कॉपी की, उनकी तस्वीर लेके मैंने सामने रखी कि इनके कितने कितने फेस हैं, ये चीज़ है। फिर मैंने रंगीला साहब को कॉपी किया, हमारे पाकिस्तान के लेजेंड फनकार रंगीला साहब के सिर्फ 2 फेस थे, तो उनकी आवाज़ क्या है और उनका फेस क्या है। रंगीला साहब जरूर नहीं एक ही हो गया या अल्लाह रहम करी एक ही हो गया। ये 2 फेस है, 2 फेस है, बिल्कुल। हमेशा उन्होंने 2 फेस में काम किया। मैंने अक्सर चीज़ों को देखा कि देखें, आपने फिल्मों में देखा कि फिल्मों में बाबा जी बनते हैं, दाढ़ी लगा देते हैं, मूछें लगा देते हैं। बंदा पूछे कि क्लीन शेप बाबा भी तो होता है ना, क्लीन शेप, जिनके क्लीन शेप भी बाबे होते हैं, जिनके उनके मुंह में दांत ना, वो कैसे बोलेंगे? की जमाने होंगे सन, मक्खन खाने, घ्यो पीने, नूह ने झुंड कट के लागो लंघ जाना, उदो मुंह वेखने जो दफनान वाली होंगी सन। क्या बात, ये बहुत ही जबरदस्त। जो ये आर्ट है ना, तो ये आर्ट है कि आप ये आप देखते हैं कि चल्ला साईं लोग होते हैं ना, घर में बैठे बच्चा हो जाए या बड़ा जवान हो जाए, उसका फेस क्या, वो कैसे बोलेगा? अपने बाप को ना बददुआएं दे रहा है, अब्बा अल्लाह करे अब्बा मार जाए, अब्बा। ये एक आर्ट है, इसे कहते हैं फेस एक्सप्रेशन के साथ काम करना। ये हमारे जितने जो आर्टिस्ट हैं, काफ़ी चंद लोग हैं जो फेस एक्सप्रेशन से काम करते हैं, मगर ये जो मुश्किल काम है ये नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं, ये मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल। और लाइव करना तो बहुत ही मुश्किल काम है। ये देखिए लाइव, ये मेरे माँ बाप की दुआएं और मेरे उस्ताद की दुआएं हैं, मैं कुछ नहीं। मेरे उस्ताद लहरी साहब हैं, फिल्म स्टार कराची वाले, और अल्लाह ताला उन्हें करवर करो जो नसीब अता फरमाए। और हमारे पाकिस्तान का कोई भी फनकार है ना जी, वो हमारे काबिल एहतराम और रिस्पेक्टेबल है। दिस इज द बेस्ट थिंग कि आप एक दूसरे के काम का एहतराम भी करते हैं, उनसे सीखते भी हैं, उनके काम को सराहते भी हैं। मेरे ख्याल से ये एक फनकार का बहुत बड़ापन होता है। कुछ अल्लाह ताला ने आपको बड़ी डिफरेंट आवाज़ से भी नवाजा है, जो आप मुख्तलिफ साउंड्स निकालते हैं। मैं तो सीरियसली जब मैंने देखा था सोशल मीडिया पे आपके 1-2 शो, मैं परेशान हो गई थी कि कैसे कर लेते हैं। तो अब मैं चाहूँगी मेरे सामने बैठ के भी आप करके दिखाई दें। ये गले से म्यूजिक बजाते हैं, इस गले से म्यूजिक बजाना कोई इतना अपने ये सीखना नहीं पड़ता। आपने जो 6 घंटे कहा है, सीरियसली वो कोई नहीं कर सकता। ये गॉड गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से, ये गॉड गिफ्ट है। जैसे कि एक ढोलक 3 आदमी किस अंदाज से बजाएंगे, जैसे हमारे पख्तून भाई हैं, वो ढोलक बजाएंगे तो कुछ अपने इलाके की धुन बजा रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं, वो किस अंदाज से। हाथ मेरे खाली हैं, आप साथ सुनेंगे गले से। बहुत ही जबरदस्त। अब ये हमारे पख्तून भाई थे और उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया। अब ये ख्वाजा सरा हैं, आखिर ये भी किसी माँ के बेटे हैं, बिल्कुल, ये भी दिल रखते हैं, ये भी खुशियाँ बांटते हैं। मैं हमेशा पॉजिटिव बात करता हूँ
चैनल पे हो या जहाँ मर्जी मेरा शो हो, मगर हमेशा पॉजिटिव बात करता हूँ कि ये ख्वाजा सरा ये अपने ढोलक बजाएंगे, ये कैसे बजाएंगे, ये भी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि ये इनके बाद ढोलक ये किस अंदाज से बजा रहे हैं। जब जिन्होंने थकना है तो बड़े बड़े ताल किस अंदाज से मार रहे हैं। अब थकना बड़े बड़े तार मारे और ये साइड पे हो गया। अब ये मुश्किल काम है कि कोचवान बैठा हुआ है, मुकाबला ना तीनों का ढोलक बजाना। तो कोचवान बैठा अब उसने घोड़ा गाड़ी किस अंदाज से, ये हमारा कल्चर है, हमारे पंजाब का कल्चर को हमें नहीं बोलना चाहिए कि घोड़ा गाड़ी किस अंदाज से चल रही है। घोड़ा मट्टी के ऊपर कच्चे के ऊपर चल रहा है, उसकी पाँव की आवाज़ है, रोड के ऊपर पक्के के ऊपर चल रहा है, उसकी पाँव की आवाज़ है। घोड़ा चढ़ाई चढ़ने के बाद उससे ठोकर लगनी है, ठोकर लगने के बाद घोड़े की चीखों की आवाज़, और पीछे म्यूजिक किस अंदाज से चल रहा है। अब उसके देना टापों की आवाज़ आएगी। अमेजिंग। सीरियसली बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं तो पहले भी आपका काम देख के सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुई थी और हमने ये शो प्लान किया था। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी कहा कि बिलाशुबा ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने अपने फ़न के ज़रिए लोगों को खुश करना है, जो कि आप बहुत अच्छे अंदाज में कर भी रहे हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट शो प्लान करेंगे तो ज़्यादा टाइम के साथ हम इंशाल्लाह आपको वक्त भी देंगे और अपने लोगों को बताएंगे भी, दिखाएंगे भी कि एक फ़नकार किस तरह से अपने मुख्तलिफ अंदाज से लोगों के लिए काम लेकर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, सवाल पूछा गया था शो के बिल्कुल स्टार्ट में और उसका जवाब मैं अब बताती चलूं जी। पाकिस्तान का सबसे पहला खातिन बैंक कब कायम किया गया था, और जिसका आंसर मैं आपको बता दूं 1989 में ये कायम किया गया था। जवाब हमारे तक आ चुका है। 4 लोग जिन्होंने इसका जवाब दिया है मैं बताती चलूं। उसामा है इसमें और मरियम है, इसके साथ साथ असद ने हमें इसका जवाब दिया है और वसीम जवाब देने वालों में शामिल हैं। ये वो 4 खुशनसीब हैं जो कि हील्स की जानिब से जबरदस्त इनाम के हकदार ठहरे हैं। प्रोग्राम का वक्त पहुंचा इख्तिताम को, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मंडे को आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।